हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग वर्ष 2019 के डीएलएड जो प्रश्न पत्र में आया हुआ क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का अगला वीडियो है, दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो एक एक नंबर के आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस का इतना प्यारा सा वर्णन किया जाएगा जिससे आप बस एक बार देखेंगे वीडियो, पूरे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और वादा करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। कह रहा अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। मतलब कहने का कि अपेक्षित अधिगम स्तर, अपेक्षित मीन्स होता है अर्जित करना, मतलब ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करने को अपेक्षित शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करना और अधिगम मीन्स सीखना। और स्तर माने स्तर मतलब ज्ञान सीखने के स्तर से आप क्या समझते हैं। तो आप इसका उत्तर यही कहेंगे, अपेक्षित मतलब ज्ञान प्राप्त करना, अधिगम सीखना और स्तर ज्ञान सीखने के स्तर से। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ज्ञान सीखने के स्तर को ही हम अपेक्षित अधिगम स्तर कहते हैं। तो ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। दूसरा कह रहा किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। कह रहा शिक्षण के किन्हीं दो सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षण के तो बहुत सिद्धांत होते हैं और शिक्षण के बहुत सिद्धांत होते हैं, लेकिन केवल दो सिद्धांत को पूछा जा रहा। तो आप कह सकते हैं कि पहला सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत कहा जा सकता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत कह सकते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत जो होता है, ये क्रियाशीलता का सिद्धांत ये पहला सिद्धांत होता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत पहला सिद्धांत होगा। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों से खुद क्रिया करवाया जाता है, एक्टिविटी करवाई जाती है और उनको कोई विशेष मतलब कार्य दे दिया जाता है जिसे वो करते हैं और इस प्रकार उनके अंदर क्रियाशीलता आती है और क्रियाशीलता के द्वारा वो किसी चीज को करना सीख जाते हैं। तो शिक्षण का एक सिद्धांत ये हो गया। दूसरा सिद्धांत आप कह सकते हैं तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का सिद्धांत हो सकता है और इसका दूसरा नाम हम रुचि का सिद्धांत भी कह सकते हैं या रुचि का सिद्धांत भी कह सकते हैं। रुचि का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत के द्वारा भी बच्चों का शिक्षण करवाया जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा ये होता है बच्चों की विशेष रुचियों को पहचाना जाता है और विशेष रुचि के आधार पर उनसे कार्य करवाया जाता है और उनसे अधिगम करवाया जाता है। तो इस तरह से शिक्षण के दो सिद्धांत, अगर आप इन दोनों सिद्धांतों को लिख देते हैं तो आपका एक नंबर पक्का होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रभावी संप्रेषण के दो तरीके बताइए। प्रभावी संप्रेषण शिक्षक करता है, तो किस तरह से शिक्षक एक प्रभावी संप्रेषण कर सकता है। तो प्रभावी शिक्षण के संप्रेषण का पहला तरीका तो ये हो सकता है कि शिक्षण का जो उद्देश्य होता है ये निश्चित होना चाहिए, या कहा जाए तो शिक्षण का उद्देश्य निश्चित हो या विशिष्ट उद्देश्य निहित हो। ठीक है, निश्चित हो या विशिष्ट उद्देश्य निहित हो, ऐसा कह सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य निहित हो कह सकते हैं। शिक्षण का ये पहला संप्रेषण का ये पहला प्रभावी तरीका है कि हम संप्रेषण कराते समय बच्चों से एक निश्चित उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संप्रेषण करवाएं। दूसरा संप्रेषण का तरीका ये होता है
कि बच्चा अध्यापक को, शिक्षक को जिस टॉपिक को पढ़ाना है उस मतलब जिस टॉपिक को पढ़ाना है उस टॉपिक के बारे में पूर्ववत अध्ययन किया गया हो, पूर्व तैयारी किया गया हो। तो संप्रेषण के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, शिक्षण का उद्देश्य निश्चित या विशिष्ट होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। दूसरा तरीका कह सकते हैं शिक्षण से पूर्व पाठ्यक्रम की या अधिगम उद्देश्य की तैयारी पूर्ण होनी चाहिए, पाठ्यक्रम की तैयारी अच्छी होनी चाहिए जिससे संप्रेषण प्रभावी हो, ये होता है। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा, शिक्षण सूत्रों से होने वाले दो लाभ बताइए। क्योंकि आधुनिक शिक्षा जो है शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है, तो शिक्षण सूत्र से बहुत से लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं? शिक्षण सूत्र का पहला लाभ होता है कि शिक्षण जो होता है मनोवैज्ञानिक होता है। कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, आधुनिक जो शिक्षण होता है ये मनोवैज्ञानिक होता है। अब मनोवैज्ञानिक होने का मतलब ये है, ये शिक्षण विधि में होता ऐसा है कि बच्चों की रुचि, विशेषता, स्तर इत्यादि चीजों को देखते हुए शिक्षण करवाया जाता है शिक्षण सूत्रों की सहायता से। तो इसलिए कहा जाता है शिक्षण सूत्र, इसका पहला लाभ शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरा लाभ ये हो सकता है कि शिक्षण सूत्रों की सहायता से शिक्षण कैसा होता है? प्रभावी होता है, बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है। तो इस तरह से अगर ये प्रश्न आता है कि शिक्षण सूत्रों से होने वाले दो लाभ बताइए, तो पहला आप लिखेंगे शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिक होता है, दूसरा लिखेंगे शिक्षण सूत्र प्रभावी होता है। तो ये इसके दो लाभ होते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आप क्या समझते हैं? प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आप क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं? तो इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, प्रकृति का अनुसरण का मतलब ही यही होता है कि जब प्रकृति की सहायता से शिक्षण करवाया जाता है तो इस तरह के शिक्षण को हम कहते हैं प्रकृति का अनुसरण शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, जैसे शिक्षक कभी कभी कंकड़, प्राकृतिक चीजें, कंकड़ की सहायता से बच्चों को गणितीय संकल्पना सिखाता है, और पौधों की पत्तियों इत्यादि की सहायता से वह पौधों को सिखाता है, बच्चों को सिखाता है, मैथ की गतिविधियों को सिखाता है। तो इस तरह से प्राकृतिक चीजों को प्रयोग करते हुए अगर शिक्षण करवाया जाता है तो इस शिक्षण को हम कहते हैं प्रकृति का अनुसरण शिक्षण। तो इसका सीधा सीधा उत्तर आप कह सकते हैं, जब शिक्षण में प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करते हुए शिक्षण का कार्य करवाया जाता है, इस शिक्षण को हम प्रकृति का अनुसरण शिक्षण कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्नोत्तर विधि के दो लाभ बताइए। प्रश्नोत्तर विधि के दो लाभ बताइए। क्या प्रश्नोत्तर विधि के दो लाभ होते हैं? आप कह सकते हो पहला लाभ, प्रश्नोत्तर विधि में बच्चा जो होता है प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने के साथ साथ उसके अंदर जो मनोभाव होते हैं उनको व्यक्त करता है, साथ साथ बच्चे के अंदर जो संकोच होता है, संकोच की जो कमी होती है ये दूर हो जाती है और बच्चा निसंकोच प्रश्न करने लगता है, पूछने लगता है। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर विधि का ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ ये होता है प्रश्नोत्तर विधि से दूसरा लाभ ये होता है जब बच्चा अध्यापक से प्रश्न करने लगता है और प्रश्न का उत्तर प्राप्त करता है, तो इस तरह से बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा आती है, जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। तो जिज्ञासा होने लगता है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बच्चे में प्रश्नोत्तर विधि के दो लाभ होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का पहला लाभ ये होता है बच्चा प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने से अपने उत्तर से संतुष्ट होता है, साथ साथ उसके अंदर संकोच और डर की भावना जो होती है वो खत्म हो जाती है, संकोच और डर की भावना खत्म हो जाती है। दूसरा, बच्चा कैसा हो जाता है,
जिज्ञासु हो जाता है, उसके अंदर जिज्ञासा आने लगता है और उसके अंदर उत्सुकता आ जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं प्रश्न उत्तर विधि की ये 2 लाभ हैं। अगला, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। तो शिक्षण में खेल प्रविधि का क्या महत्व होता है? वैसे खेल प्रविधि का इसका शुरुआत किसने किया था? कार्डवेल ने किया था। कार्डवेल ने किया था और इन्होंने बताया कि खेल विधि की सहायता से होता क्या है, खेल विधि में बच्चा बहुत आसानी के साथ, स्वतंत्रता के साथ खेलता है और खेल खेल में सीख लेता है, और खेल खेल में जो सीखता है वो ज्ञान उसको उसके अंदर अस्थायी रूप से होता है। तो इस तरह से खेल खेल में बच्चा सीख जाता है और उसका ज्ञान अस्थायी होता है। ये इसका पहला महत्व है, ठीक है। और दूसरा महत्व इसका क्या है? दूसरा महत्व ये होता है कि जो बच्चा खेल खेल में जब कोई चीज सीखता है तो ऐसा होता है कि उसको कोई दबाव नहीं होता है, बिना दबाव के सीख लेता है, कोई प्रेशर नहीं होता, खेलते खेलते ही वो चीजों को सीख लेता है। तो इस तरह से आज हम आप लोगों को केवल 7 प्रश्न लाए थे और 7 प्रश्नों का वर्णन किए और इसे आप पूरा देखे होंगे, तो ये क्वेश्चंस आपको फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो आशा करते हैं ऐसे वीडियोस आप देखते रहेंगे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।